हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ 10th CBSE मैथ्स बोर्ड क्वेश्चन पेपर 2026। पेपर कोड इज़ 3021 एंड सेट 1। तो देखो, इस पेपर को डिस्कस करने से पहले अगर मैं इसकी डिफ़िकल्टी लेवल की बात करूँ तो इसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है आई वुड से कि वो इजी टू मॉडरेट ही था। कुछ क्वेश्चन जो बेस थे वो डायरेक्टली NCERT से ही रिलेटेड थे, और इवन आप देखेंगे कि पेपर का लेवल काफ़ी इजी था। हाँ, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स थी जिसमें आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द NCERT आपको थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत थी। सो बिफोर वी स्टार्ट विद द डिस्कशन, पहले एक बार हम इसके एनालिसिस को देख लेते हैं कि कितने क्वेश्चंस कहाँ से किस चैप्टर में से आए हैं। सो एज यू कैन सी, जो आपका रियल नंबर्स है उसका टोटल 6 मार्क्स का है, पॉलिनोमियल्स आपका 4 मार्क्स का आया हुआ है, लीनियर इक्वेशन 6 मार्क्स, एंड ट्राइंगल्स, देखिए ट्राइंगल्स चैप्टर की अगर हम बात करें 8 मार्क्स का आया। तो लास्ट ईयर भी जो ट्राइंगल्स चैप्टर था वो 8 मार्क्स का आया था। एंड फॉर दिस एनालिसिस एंड द क्वेश्चन पेपर, मैं इनका जो PDFs का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, सो दैट आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज द LCM ऑफ 960 एंड 240 इज। तो देखो, ये तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया गया है कि 960 और 240 का आपको LCM बताना है। और अगर आप देखें कि जो 960 है वो सीधा 240 के ही मल्टीपल है, तो इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा? दैट इज 960, विच इज ऑप्शन ए। इसमें तो आपको आई थिंक पेन पेपर की भी जरूरत नहीं थी इसको सॉल्व करने के लिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन। द नेचुरल नंबर 1 इज प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, प्राइम एज वेल एज कॉम्पोजिट, नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। तो बेटा इसका जो आंसर होगा 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। बिकॉज अगर आपको पता है प्राइम नंबर होने के लिए 2 फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है और कॉम्पोजिट नंबर के लिए 2 से ज़्यादा फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, बट क्योंकि 1 के पास सिर्फ एक ही फैक्टर है, सो दैट इज वाई 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फॉर एनी नेचुरल नंबर n 5 raised to power n ends with digit 0, 5, 3 और 2। अब देखो, आपने रियल नंबर्स चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि अगर किसी नंबर को 0 से एंड करना है तो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 भी चाहिए और हमें 5 भी चाहिए, दोनों प्राइम नंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन यहाँ पे वो सिर्फ 5 की पावर n की ही बात कर रहे हैं। तो अगर आप n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 5 रेज टू पावर 1 5 होगा, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे 5 रेज टू पावर 2 25 होगा, एंड सो ऑन। तो ये वाला जो नंबर है ये किससे एंड करेगा? 5 से। द आंसर इज ऑप्शन बी। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The graph of y equals to f of x is given. The number of distinct zeros of y equals to f(x) is। अब इस पॉलिनोमियल्स चैप्टर के देखो कितना आसान क्वेश्चन डाला हुआ है इसमें। आपको सिर्फ जीरोस बताने हैं, और जीरोस आपको पता है कि कहाँ से आइडेंटिफाई किए जाते हैं, जितने पॉइंट्स पर ये एक्स एक्सिस को क्या करेगा, इंटरसेक्ट या टच करेगा। तो एक तो इधर कर रहा है इस पॉइंट इस जगह पर, और एक यहाँ कर रहा है। तो इसके डिस्टिंक्ट दो अलग अलग, देखो जीरोस तो इसके ग्राफिकली देखा जाए तो इसके 2 ही होंगे। तो आंसर क्या होगा इसका? 2। हाँ, पॉसिबिलिटी है कि इसके ये जो जीरोस हैं ये यहाँ पे 2 जीरोस सेम हो इसके, है ना। सो लेकिन हमें ग्राफिकली देखना है, तो ग्राफ पे जितने एक्स एक्सिस पे जितने पॉइंट्स पे टच करेगा वो ये हमारा आंसर होगा। दैट इज ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। If alpha and beta are zeros of two zeros of a polynomial, f of x equals to px square minus 2x plus 3p and alpha plus beta equals to alpha beta, then the value of p is। तो देखिए, आपको एक रिलेशन गिवन है कि अल्फा प्लस बीटा दैट इज सम ऑफ जीरोस जो है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के इक्वल दिया है, और सम ऑफ जीरोस क्या होता है? माइनस बी बाई ए। सो माइनस बी बाई ए की वैल्यू क्या होगी? 2 बाई पी। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? सी बाई ए, दैट इज 3p बाई p। तो दोनों तरफ से p आपका कैंसिल आउट हो गया और p की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 2 बाई 3। दैट इज ऑप्शन बी। वेरी इजी क्वेश्चन। ये तो अभी ऐसे क्वेश्चन है, ये तो आप इवन जब आप क्वेश्चन पेपर को जो आपको रीडिंग टाइम मिला था उसमें भी इनको सॉल्व कर सकते थे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। If the pair of linear equations a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0 is consistent and dependent, then तो इन चारों में से आपको बताना है कौन सा आंसर है। अब देखिए, कंसिस्टेंट क्या होता है? जिसमें कोई ना कोई सॉल्यूशन हो। जैसे कि कौन कौन सी लाइंस आएंगी इसके अंदर? इंटरसेक्टिंग लाइंस आ जाएंगी आपकी, या कोइंसिडेंट लाइंस आ जाएंगी। लेकिन यहाँ पर जो डिपेंडेंट है
इसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए थी कि डिपेंडेंट लाइंस कौन सी होती है। तो जो आपकी डिपेंडेंट लाइंस होती हैं वो आपकी कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। तो कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन क्या होती है? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। दैट इज आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज नॉट एन एपी? तो बहुत इजी क्वेश्चन डाला हुआ है ये। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सी सीक्वेंस एपी नहीं है। तो देखो, अगर हम फर्स्ट वाले सीक्वेंस की बात करें तो इसके अगर आप ध्यान से देखें तो आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो आपका आ रहा है 1/2। नेक्स्ट वाले की बात करें, सेम ही आ रहा है कॉमन डिफरेंस इसके अंदर, लेकिन जो आपका कॉमन डिफरेंस आएगा वो आएगा आपका -2। अब यहां पर अगर आप कोई कह सकता है कि सर ये तो नहीं होने वाला एपी, बट एक्चुअली में ये एपी है बिकॉज √2 है और √8 को आई कैन राइट 2√2 बिकॉज 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का पेयर बन जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा। सिमिलरली √18 को हम क्या लिख सकते हैं? 3√2। तो इसमें आपका जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो आपका √2 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर डी ऑप्शन में देखिए, 1 का स्क्वायर आपका क्या होता है? 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 27 एंड 49। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आपको देखा जाए 8 आ रहा है और यहाँ पे आपका कितना आ रहा है? 16। तो यहाँ पे डी आपका सेम नहीं है, तो ये आपका एपी नहीं होगा। तो आंसर इज ऑप्शन डी। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। In the triangles ABC and PQR, angle A equals to angle Q and angle B equals to angle R, then AB ratio AC is equals to। देखो, ट्राइंगल्स का क्वेश्चन है, मैं ज़रूर रेकमेंड करता हूँ कि हमेशा जब भी आपको ट्राइंगल का कोई क्वेश्चन के ऊपर MCQ आए, सो प्लीज़ मेक डायग्राम। डायग्राम से आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होगी बिकॉज MCQ में ट्रैप्स भी होते हैं, ठीक है। तो उस MCQ सेट ही हिसाब से किए जाते हैं कि जो भी आप गलत सोच रहे कि वो पक्का ऑप्शन में, तो वो होगा ही होगा। तो देखो, अगर ABC और PQR दो ट्राइंगल्स है, अगर एंगल A एंगल Q के इक्वल है तो मैं A के कॉरस्पॉन्डिंग ऊपर की तरफ कोई दोनों को लिख लेता हूँ ताकि नेमिंग भी कर देखते वक्त प्रॉब्लम नहीं आएगी। B के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? इक्वल क्या है? R। तो हमारा जो C है वो किसके चला जाएगा? P के। तो दैट मीन्स हमें जो मेरी जो ट्राइंगल होगी ABC वो सिमिलर होगी बेटा QRP के। बाय विच क्राइटेरिया? एंगल एंगल। तो अगर साइड्स ट्राइंगल हमारी सिमिलर है तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो क्या होगी? इक्वल। तो AB बाय QR, BC बाय RP और AC बाय QP। देखो, कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे जब हम ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करते हैं तो जब हम साइड्स वगैरह को इक्वल करते हैं या एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल करते हैं तो हम पढ़ते आ रहे हैं 9th क्लास से कि CPCT लिख देते हैं। बट सिमिलर ट्राइंगल्स में कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसका रीजन CPST लिख देते हैं। बट मैं उसको बिल्कुल रेकमेंड नहीं करता। CPST नाम की कोई वैसे टर्म होती नहीं है। अगर आप पूरी NCERT 10th की खोल कर देख लीजिए, कहीं भी आपको CPST लिखा नहीं मिलेगा। बिकॉज CPCT की अगर हम बात करें तो वो पूरी स्टेटमेंट होती है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल आर इक्वल। लेकिन अगर मैं यही चीज CPST के लिए बोलूँ तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। लेकिन कॉन्ग्रेंसी में तो चलो ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन क्या सिमिलैरिटी में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल थोड़ा ना कर रहे हैं हम तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो इक्वल कर रहे हैं। सो दैट इज वाई आई विल नॉट रेकमेंड कि आप CPST को यूज करो। गॉट इट? नाउ अब वो हमसे पूछ रहा है AB रेशो AC बताइए, तो इसके लिए फर्स्ट और थर्ड वाली रेशो को पिक कर लेते हैं, AB बाय QR और AC बाय QP। तो आप AB रेशो AC बनाने के लिए AC और QR को इंटरचेंज कर दीजिए। सो यू विल गेट AB बाय AC QR बाय QP। सो द आंसर इज ऑप्शन C। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4, A 3, A फ्रॉम द x एक्सिस इज। तो अगर आपको x एक्सिस से किसी पॉइंट का डिस्टेंस बताना है तो वो क्या ऑप्शन होगा? देखो, एक चीज तो दिख ही रही है कि नेगेटिव वाले डिस्टेंस तो नेगेटिव हो नहीं सकते, तो ये दो ऑप्शंस तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। देखिए, अब अगर आपको x एक्सिस से डिस्टेंस बताना है तो वो आपको y कोऑर्डिनेट बताता है। और अगर y एक्सिस से डिस्टेंस बताना होगा तो वो आपको x कोऑर्डिनेट बताएगा। अकॉर्डिंग अगर x एक्सिस से पूछ रहा है तो हमारा होगा आंसर इसका y कोऑर्डिनेट देगा आंसर, दैट इज ऑप्शन 3A।
ध्यान रखना, अगर यहाँ पे माइनस साइन होता तो हम माइनस साइन को इग्नोर कर देते, बिकॉज डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इफ cos a इक्वल टू 4/5 देन द वैल्यू ऑफ tan a इज। आपको cos a की वैल्यू 4/5 दी है और आपको tan a बताना है। अब हमें पता है cos क्या होता है, b/h, तो कंपेयर करेंगे तो b बेस हमारा 4 आ गया, हाइपोटेन्यूज हमारा 5 आ गया। तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा तो h² इक्वल्स टू p² प्लस b², तो यहाँ से मेरे परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। और tan जो होता है हमारा वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर इज 3, बेस इज 4, तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, 3/4। बहुत इजी एमसीक्यूज है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, if 2 sin a equal to 1 then the value of tan a plus cot a is। अब sin a की 2 sin a की वैल्यू 1 दी है, tan a plus cot a ढूंढ। अब देखो इस क्वेश्चन को हम आप दो वे से कर सकते हो इस सिचुएशन में। एक तरीका तो वही है जो भी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया कि मैं sin a को 1/2 लिखूं, इसको p ले लिया 1, h को 2 ले लिया, पाइथागोरस लगा के कर दो। लेकिन एक और वे भी है। अब क्योंकि मेरा sin a 1/2 है और हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ा हुआ है इसके अंदर 10th में अपने, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, क्या उसमें से साइन की किसी पे वैल्यू होती है 1/2? बिल्कुल होती है। किस पे होती है, एंगल, अगर साइन ए 1/2 है तो आपका एंगल ए क्या होगा, 30 डिग्री होगा। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए एंगल ए की 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री प्लस कॉट 30 डिग्री, तो आपको पाइथागोरस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो tan 30 डिग्री क्या होता है, 1/√3, और कॉट 30 डिग्री इसका रेसिप्रोकल होगा tan का, जो कि √3 होगा। तो बाय टेकिंग एलसीएम एंड ऑल, तो आपका क्या आ जाएगा आंसर, 4/√3, दैट इज ऑप्शन बी। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, from a point on the ground which is 60 meter away from the foot of the vertical tower, the angle of elevation of the top of the tower is found to be 45 degree. The height in meters of the tower is। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री पे बेस है। कहता है एक पॉइंट है ग्राउंड पर, ग्राउंड लेवल पर, और एक टावर से 60 मीटर दूर है। तो लेट्स से ये टावर है भी, तो यहाँ से इसके फुट से 60 मीटर दूर एक पॉइंट है। सो आई कैन से, मुझे BC की वैल्यू क्या दी गई है, 60 मीटर, और टावर के टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 45, लेकिन कहाँ से बन रहा है, फ्रॉम दिस पॉइंट, दैट इज 45 डिग्री, और मुझे ये हाइट ढूंढनी है h। तो इस एंगल के अकॉर्डिंगली ये परपेंडिकुलर दिया है और ये बेस दिया है, तो परपेंडिकुलर बेस कौन सी रेशो में आते हैं, tan में, तो tan 45 डिग्री विच इज परपेंडिकुलर बाय बेस, और tan 45 डिग्री 1 होता है आपका, तो आपके h की वैल्यू क्या आ गई, 60 मीटर, दैट इज ऑप्शन सी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर PA and PB are tangents to a circle center at O. If angle OAB equals to 15 degree, then angle APB equals। आपको ये जो OAB एंगल है ये आपको गिवन है 15 डिग्री, और आपको इस APB एंगल की वैल्यू बतानी है। देखो बेटा, ये अगर आपको ध्यान हो, आपने NCERT में सर्कल्स चैप्टर में एक एग्जाम्पल 2 की थी, जिसमें आपको प्रूफ करना होता है कि ये जो एंगल है, द एंगल बिटवीन द रेडियस एंड द कॉर्ड, ये एंगल हाफ होता है द एंगल फॉर्म बिटवीन द टू टेंजेंट्स, या और यू कैन से द एंगल फॉर्म बिटवीन द टू टेंजेंट्स इज ट्वाइस द एंगल फॉर्म बिटवीन रेडियस एंड द कॉर्ड। तो अगर ये 15 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, अगर आपको रिजल्ट पता है, क्योंकि जितने आप रिजल्ट्स याद करोगे, कुछ रिजल्ट्स होते हैं जैसे हमारे पास सर्कल में भी, तो आपको यहाँ पे बेनिफिट होता है। आप इसका आंसर सेकंड्स में दे सकते हो, 2 सेकंड लगेंगे इसको करने में। तो जो इसका आंसर है वो क्या आ गया, 30। हाँ, अगर आपको चलो रिजल्ट नहीं पता तब भी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कैसे करेंगे, हमें पता है कि रेडियस जो होता है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, तो आपका ये जो एंगल OAP है ये आपका पूरा एंगल 90 है, तो जिसमें से 15 डिग्री ये है, तो आपका एंगल BAP कितना आ जाएगा, 75 डिग्री। और क्योंकि AP और BP इक्वल है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, तो ये एंगल, ये वाला एंगल B क्या हो जाएगा आपका, 75 डिग्री, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। अब आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लीजिए, तो भी स्टिल ये एंगल क्या आएगा, 30 डिग्री। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये भी एक सर्कल के रिजल्ट पर ही बेस्ड है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स टू अ सर्कल सेंटर्ड एट ओ, इफ एंगल ए ओ बी इक्वल टू 130 डिग्री देन ए पी बी इज इक्वल टू। अब देखो बेटा, इसमें रिजल्ट क्या होता है, द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स एंड द एंगल फॉर्म बिटवीन द टू रेडिया इज सप्लीमेंट्री। इन दोनों का जो सम होता है वो आपका 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 130 डिग्री है तो ये आपका एंगल क्या हो जाएगा, 50 डिग्री। तो कुछ एमसीक्यूज में, तो काफ़ी एमसीक्यूज तो ऐसे ही हैं जिसमें आपको पेन पेपर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर एंड सेंट्रल एंगल 60 डिग्री इज। आपको एक सर्कल है, इसका रेडियस आर है और उसका सेंट्रल एंगल 60 डिग्री है, तो आपको उसका सेगमेंट का एरिया बताना है। और जो एरिया ऑफ सेगमेंट होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर हम समझें इसको कि हमारे पास ये एक कॉर्ड है, द रीजन बिटवीन द आर्क एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड इज सेगमेंट। अगर मुझे ढूंढना है तो हम क्या करेंगे, इसको से ज्वाइन कर लेंगे। तो इस पूरे सेगमेंट के एरिया में से हमें ट्राइंगल का एरिया क्या करना पड़ेगा, माइनस, और इसका रेडियस हमें आर दिया होगा। अब क्योंकि ये एंगल 60 डिग्री है तो ये कौन सी टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म होगी, इक्विलेटरल ट्राइंगल होगी, क्योंकि ये 60 है तो ये दोनों भी इक्वल होंगे एंगल, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से 60 आ जाएगा। तो सेक्टर का एरिया क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। इन दिस केस हमारा ए साइड क्या है, वो रेडियस होगा। तो थीटा की वैल्यू क्या है, 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस √3/4 आर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय 6 माइनस √3/4 आर स्क्वायर। सो जो है आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a hemispherical bowl is made of steel of thickness 1 centimeter. The outer radius of the bowl is 6 centimeter. The volume of steel used in centimeter cube is. अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा हॉलो शेप्स का कंसेप्ट आना चाहिए कि हॉलो शेप्स का वॉल्यूम कैसे ढूंढा जाता है। अब देखो, हेमिस्फेरिकल बाउल है और कह रहा है ये एक स्टील से बना है, और इस जो स्टील से बना है इसकी थिकनेस जो है 1 सेंटीमीटर है। तो अब क्योंकि थिकनेस को कंसीडर करना है मुझे, तो इसका एक इनर रेडियस भी होगा और एक आउटर रेडियस भी होगा। तो जो आपको आउटर रेडियस दिया है वो 6 सेंटीमीटर दिया है, ये बाहर यहाँ से लेके लेट से ये पॉइंट तक आपका आउटर रेडियस है, और इनर रेडियस ये वाला होगा। अब मुझे इनर रेडियस कैसे मिलेगा, आउटर रेडियस में से मुझे थिकनेस को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। तो जो कि हमारा क्या आ जाएगा, 5। अब कह रहा है इस जो पूरा इस बाउल को बनाने में जो स्टील यूज हुआ है उसका वॉल्यूम बताओ। अब देखो, क्योंकि अंदर से ये खाली है तो मुझे अंदर वाला ये जो वॉल्यूम है बाहर वाले वॉल्यूम में से क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। सो इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, 2/3, आउटर वॉल्यूम की अगर मैं बात करूँ 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2/3 पाई आर क्यूब, माइनस 2/3 पाई, अंदर वाला वॉल्यूम माइनस करना है तो इनर रेडियस कंसीडर करेंगे। अब आप क्या कीजिए, इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन क्या आ रहा है, 2/3 पाई। तो ब्रैकेट में आ जाएगा कैपिटल आर क्यूब, तो कैपिटल आर क्यूब मतलब 6 का क्यूब इज 216 माइनस 5 का क्यूब इज 125। तो सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, 2/3 पाई इंटू 91। सो मल्टीप्लाई करवा लीजिए, आंसर विल बी 182/3 पाई। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the mean and median of a frequency distribution are 43 and 43.4 respectively. The mode of the distribution is. अब ये जो क्वेश्चन बेस्ड है आपका स्टैटिस्टिक्स का है, विच इज बेस्ड ऑन एम्पिरिकल फॉर्मूला, और जो कि होता है मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। सो मोड विल बी 3 टाइम्स मीडियन विल बी 130.2 एंड 2 टाइम्स मीडियन इज 46। तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे योर आंसर विल बी 44.2, विच इज ऑप्शन सी। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी
for a randomly selected number out of 1 2 3 4 up to 25 to be a composite number is। तो कह रहा है आपको एक रैंडमली कोई एक नंबर सिलेक्ट किया आपने 1 से 25 तक, तो कॉम्पोजिट नंबर आने की प्रोबेबिलिटी है। तो और कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं, जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स हो। तो ऐसा करते हैं, हम इनमें से प्राइम नंबर ढूंढ लेते हैं, ठीक है, और उनको माइनस कर लेंगे। तो प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे हमारे पास, 2 3 5 7 11 13 17 19 और 23। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो क्या मुझे 9 माइनस करना पड़ेगा? तो अगर मैं 9 माइनस करूँ 25 में तो कितना आएगा, 16। वो तो है ही नहीं। लेकिन आप एक चीज़ मिस कर रहे हैं कि मुझे सिर्फ कॉम्पोजिट नंबर बताने हैं, लेकिन जो 1 होता है 1 कॉम्पोजिट नहीं होता, तो मुझे 1 भी इसमें से हटाना पड़ेगा। तो बेसिकली आई नीड टू सब्ट्रैक्ट 10 नंबर्स। तो बेसिकली मेरे पास कितने होंगे, 15 होंगे कॉम्पोजिट नंबर। सो आंसर विल बी 15/25। ओके, नाउ असर्शन रीजन पे आ जाते हैं। द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड फॉर्म बाय जॉइनिंग टू क्यूब्स ऑफ 4 sides of side 4 सेंटीमीटर ईच, एंड टू एंड इज 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहता हमने क्या किया, दो क्यूब्स लिए और इन दो क्यूब्स को हमने ऐसे जोड़ दिया। तो जब दो क्यूब्स को हम ज्वाइन करेंगे तो एक क्यूबॉइड फॉर्म होगा और हर क्यूब की जो साइड है वो 4। तो हमें बताना है कि इसका जो टोटल सरफेस एरिया है, इस पूरे क्यूबॉइड का सरफेस एरिया है वो क्या होगा। तो अगर मैं बात करूं तो जो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है वो होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये होता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। और अगर आप रीजन को ध्यान से देखो, रीजन में वो क्या कहना चाह रहा है कि जो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है वो एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। और यहीं पर ही देखो आपका रीजन ही क्या हो गया, गलत हो गया। तुम्हारा असर्शन जो है वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी होगा। असर्शन हमारा ट्रू है, रीजन हमारा क्या होगा, फॉल्स। यू कैन ऑल्सो वेरीफाई द आंसर। अब एल की वैल्यू 8 पुट कर लो, बी की वैल्यू 4 पुट कर लो, एच की वैल्यू भी 4 पुट कर लो, आपका 160 ही आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज n-1/2। कहता अगर मैं पहले n नेचुरल नंबर्स का मीन फाइंड आउट करूं तो वो n-1/2 होगा। तो देखो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन जो होता है हमारे पास वो हो जाता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होगा, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का मतलब है पहले n नेचुरल नंबर्स को ऐड करना होगा। तो 1 + 2 + 3 अप टू n तक। और ये कितने नेचुरल नंबर्स हैं, n। और इसके लिए हम देखो अब 1 से लेके n नेचुरल नंबर्स का सम क्या आता है। तो मैं आपको एनसीईआरटी में आपके पास एक रिजल्ट होता है बेटा कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1/2। ये होता है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी डिनोमिनेटर में n है तो n आ जाएगा। तो यहाँ से n क्या हो गया, कैंसिल। तो हमारा जो मीन होगा एक्चुअली में फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का वो होगा n + 1/2 ही होगा। लेकिन ये क्या कहना चाह रहा है कि n-1/2 होगा। तो हमारा जो असर्शन है वो क्या हो गया, फॉल्स। और अभी हमने डिस्कस किया कि जो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स है वो n इंटू n प्लस 1/2 होता है। तो जो हमारा ऑप्शन होगा इसके अकॉर्डिंगली दैट इज ऑप्शन डी होगा, असर्शन फॉल्स रीजन ट्रू। आई होप आपको सभी एमसीक्यूज क्लियर हो गए होंगे, इनकी एक्सप्लेनेशन। अगर आप फिर भी कोई एमसीक्यू को दोबारा समझना चाहते हैं तो आप उस क्वेश्चन पे पर्टिकुलर जा सकते हैं, मैं चैप्टर्स क्रिएट कर दूंगा। ठीक है, और आगे आगे आने वाली वीडियोस जो जैसे कि मैं सेट 2 और सेट 3 में जो डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे वो भी कवर अप करूंगा, लेकिन उसमें जो रेपिटेशन होंगे, जो सेट 1 के क्वेश्चंस होंगे वो मैं उसमें कवर नहीं करूंगा। तो आप उसको सेट 1 में आकर देख सकते हैं उन क्वेश्चंस को। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेक्शन बी, 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन। तो ये हमारा पॉलिनोमियल्स का आ गया क्वेश्चन। हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है px² + qx + r और अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फा। ओके,
अब ये जो क्वेश्चन है, अगर मैं बात करूँ, ये इतना भी नहीं है कि बिल्कुल डायरेक्ट एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ी है तो हो जाएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखो अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो कोई लाइक टर्म्स तो है नहीं कि मैं इसको सॉल्व कर पाऊँ, तो हम क्या करेंगे, इसमें से अल्फा बीटा को कॉमन ले लेते हैं। सो अल्फा बीटा कॉमन आ जाएगा एंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखो अल्फा बीटा तो चलो बाहर प्रोडक्ट बन गया, लेकिन ये क्या है बाहर अंदर ब्रैकेट के, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ए प्लस बी के होल स्क्वायर को यूज़ करना पड़ेगा, और वहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू आती है बेटा, वो होती है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब देखो ये पूरा एक्सप्रेशन सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होगा हमारा अल्फा बीटा, वो होगा हमारा आर बाय पी, और सम ऑफ जीरो जो होगा माइनस बी बाय ए, दैट इज माइनस क्यू बाय पी। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज आर बाय पी एंड सम ऑफ जीरोज माइनस क्यू बाय पी का स्क्वायर करेंगे, सो इट विल बिकम क्यू स्क्वायर बाय पी स्क्वायर माइनस 2 आर बाय पी। एलसीएम ले लेते हैं, आर बाय पी, पी स्क्वायर और पी का एलसीएम क्या आएगा, पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर माइनस 2 आर, मल्टीप्लाई भी करवा लो इसको आर बाय पी को, सो इट विल बिकम क्यू स्क्वायर आर माइनस 2 आर स्क्वायर अपॉन पी क्यू। तो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन 22 का। ये इंटरनल चॉइस गिवन थी इसमें, तो पहले ये पार्ट को समझते हैं। वो क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ए एच के इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। ये दोनों ट्राइंगल्स आपको सिमिलर गिवन है। कह रहा है इफ ए के इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर एंड एच के इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, आपको ए सी की लेंथ बतानी है। अब देखो मुझे ट्राइंगल ही सिमिलर दिया है, तो सिमिलर तो करने का झंझट ही खत्म है। तो अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं तो हम साइड्स की रेशो लिख लेंगे यहाँ से। तो यहाँ से साइड्स की रेशो क्या बनेगी हमारे पास, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की ए एच अपॉन ए बी इक्वल टू एच के अपॉन बी सी इक्वल टू ए के अपॉन ए सी। अब मुझे जिसकी वैल्यू दी उसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। एक मुझे रेशो पिक करनी पड़ेगी ये थर्ड वाली रेशो, और एक हमें रेशो पिक करनी पड़ेगी सेकंड वाली। तो 7/3.5 इज इक्वल टू 10/AC। तो ये कैंसिल हो गया 2 पर, तो यहाँ से आपके AC की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 5। बहुत इजी क्वेश्चन था। नाउ अब इसके दूसरे बी पार्ट पे चलते हैं जो आपको चॉइस गिवन थी। इन द गिवन फिगर एक्स वाई पैरेलल टू क्यू आर, पी क्यू बाई एक्स क्यू इज 7/3 एंड पी आर इक्वल टू 6.3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ वाई आर। अब देखो इस क्वेश्चन को आप दो वे से कर सकते हो, या तो आप बीपीटी को यूज़ कर लो बिकॉज लाइन पैरेलल है, और सिमिलैरिटी से भी हो सकता है, बट मैं इसको यहाँ पे बीपीटी से करूँगा। अब देखो क्योंकि एक्स वाई जो है वो क्यू आर के पैरेलल है, सो बाई बीपीटी आई कैन से पी एक्स बाई एक्स क्यू इज इक्वल्स टू पी वाई बाई वाई आर। ध्यान रखना बीपीटी से पी एक्स बाई एक्स क्यू होगा, पी एक्स बाई पी क्यू नहीं होगा, वो सिमिलैरिटीज होता है। लेट्स से कि मुझे अगर वाई आर ढूंढना है, मैं इसको एक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ, और अगर वाई आर एक्स है और पी आर मुझे 6.3 है, तो पी वाई कितना होगा, 6.3 माइनस एक्स हो जाएगा। ओके, सो पी एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, अब देखो अब पी क्यू जो है टोटल वो 7 पार्ट्स है, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 7 पार्ट्स हो गए, और हमारे पास जो एक्स क्यू है वो 3 पार्ट्स ही हैं, तो पी एक्स के पास कितने पार्ट्स हो गए, 4। तो 4/3 इज इक्वल्स टू 6.3 माइनस एक्स अपॉन एक्स। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4x इक्वल्स टू 6.3 इंटू 3, 18.9 माइनस 3x। तो 18.9 आगे सॉल्व करेंगे आप इसको, सो इट विल बी आपका आ जाएगा 7x इक्वल टू 18.9, तो आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.7। तो जो आपका वाई आर है वो कितना आ जाएगा, 2.7 सेंटीमीटर। तो देखो अगर मैं बात करूँ इस ऑप्शन की, तो इस क्वेश्चन में आई वुड मतलब ए पार्ट थोड़ा बेटर रहता करना, बिकॉज उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी है, वो इतना ईजिली सॉल्व हो गया, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता हमें। ओके, नाउ
मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे बेस्ड है. इफ द पॉइंट्स ए बी सी डी टेकन इन दिस ऑर्डर आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम. हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी. ए हमें 4,5 गिवन है, बी हमें m,6 गिवन है, सी हमें 4,3 है और डी 1,n आर टेकन इन दिस ऑर्डर. इन दिस ऑर्डर मतलब कॉन्टिन्यूएशन में चलना है. ए बी ऐसे नहीं कर सकते, ए इधर बी इधर सी आप नीचे लिख दो. कॉन्टिन्यूएशन में जाना है, या क्लॉकवाइज चलो या एंटी क्लॉकवाइज. देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एन एन. ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है. अब देखो, अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसके जो डायगोनल्स होंगे वो बाइसेक्ट करेंगे. डायगोनल बाइसेक्ट का मतलब क्या होगा, AO जो है वो CO के इक्वल हो जाएगा, DO जो है वो BO के इक्वल हो जाएगा. अगर AO जो है वो CO के इक्वल है तो मिड पॉइंट ऑफ AC जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, O ही होगा. और जो DB का भी मिड पॉइंट है वो भी O है. सो आई कैन से कि मिड पॉइंट ऑफ AC जो होगा वो मिड पॉइंट ऑफ DB के इक्वल होगा. अब मैं यहाँ पर क्या यूज़ कर सकता हूँ, आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला, जो कि क्या होता है x1 प्लस, आपके मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2. ठीक. सो अगर मैं अप्लाई करूँ पहले AC में 4 प्लस 4/2 एंड 5 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 1 प्लस m/2 एंड n प्लस 6/2. तो अगर आपको यहाँ पे m और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x वाले को x वाले के इक्वेट कर देंगे. तो m प्लस 1/2 जो है वो हमारा 8/2 के इक्वल आ गया. तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएगी 7, और n प्लस 6/2 को हम किसके इक्वेट कर देंगे 8/2 के. तो यहाँ से n आपका क्या आ जाएगा 2. तो m इज 7 एंड n इज 2. गॉट इट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. If tan theta plus 1 by tan theta equal to 2, find the value of tan square theta plus 1 by tan square theta. अब देखो, ये ट्रिग्नोमेट्री का जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा एनसीईआरटी से हटके है. ये डायरेक्ट आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलने वाला. इसके लिए आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की ज़रूरत थी. अब देखो इसको करेंगे कैसे. अब अगर आप कंपेयर करो कि जो मुझे गिवन है tan थीटा प्लस 1 बाय tan थीटा, और जो मुझे फाइंड आउट करना है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय tan स्क्वायर थीटा, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे a प्लस बी की वैल्यू 2 गिवन है और मुझे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो ये किस आइडेंटिटी में आते हैं दोनों. तो मैं इसके लिए लगा सकता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज tan थीटा प्लस 1 बाय tan थीटा का होल स्क्वायर, दैट इज 2 स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ, दोनों तरफ मैंने स्क्वायरिंग कर ली. तो यहाँ पे आइडेंटिटी क्या होगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, और 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4. ये कैंसल आउट हो गए और ये जो 2 हम ट्रांसपोज कर देंगे तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2. डन. आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. नाउ इसके और दूसरे चॉइस पे चलते हैं, क्वेश्चन 24 के. प्रूव दैट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा का कंप्लीट का अगर हम रूट करें वो सीकेंड माइनस tan के इक्वल आना चाहिए. अब ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बस उसमें आई थिंक साइन चेंज है, न्यूमरेटर में प्लस है, डिनोमिनेटर में आई थिंक माइनस है. बाकी पूरा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है. तो ये भी बहुत ईजी है कि इसमें एलएचएस में हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर देते हैं. दैट इज मैं ऊपर नीचे 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ. अब ऊपर बन जाएगा, दोनों टर्म सेम हो जाएंगी, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. अब ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर हमने नहीं लगाना, बिकॉज अगर हमने वो लगा दिया तो हमारा जो रिक्वायर्ड RHS है वो नहीं बन पाएगा. लेकिन अब ध्यान दो, ऊपर ये होल स्क्वायर है, ये रूट है, तो ऊपर से तो मैंने कैंसिल कर दिया, और नीचे के बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का भी हम रूट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा
कॉस थीटा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको अलग अलग कर देता हूँ, स्प्लिट कॉस को, सॉरी, तो 1/cos इज सीकेंट and sin by cos is tan. Done. Now move on to next question. In the given figure, O is the center of circle. PQ and PR are tangents. Show that the quadrilateral PQOR is cyclic. ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो कैसे, हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है PQOR वो साइक्लिक है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कैसे प्रूफ होता है, अगर हम ऑपोजिट एंगल्स का सम इसका क्या दिखा दें 180 डिग्री, then quadrilateral will become cyclic. अब वो कैसे होगा, ये एंगल जो है 90 होगा और ये भी 90 होगा, तो एंगल R जो है हमारा एंगल Q के इक्वल है 90 डिग्री। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, और जो चारों एंगल्स का वैसे तो हो ही गया प्रूफ अगर देखा जाए तो, बट आप इन एंगल्स को कर दीजिए P और O को, ठीक है, फॉर द सेफर साइड। तो इन चारों एंगल्स का सम क्या होगा, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल P प्लस एंगल O इक्वल टू 360 ASP ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो हमारे पास यहाँ से एंगल P प्लस एंगल O की वैल्यू क्या आ गई 180। तो एज सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, सो आपका PQOR क्या हो गया, cyclic quadrilateral. Okay, now let's move on to next question. Okay, so we are done with the section B. Now let's move on to section C. Prove that root 5 is irrational number. ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स ने तो इसको इवन इतना आता है, क्वेश्चन रट ही लिया होता है कैसे करना होता है। तो देखो इसको कैसे प्रूफ करेंगे। सो लेट कर लेते हैं जो हमारा रूट 5 है वो एक रैशनल नंबर है। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो ये P/Q फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, वेयर P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स। अब ये यहाँ पर बहुत ज़रूरी वर्ड हो जाता है, को प्राइम नंबर्स। अब को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स, पेयर ऑफ नंबर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा। मतलब सिंपल है, ये बोले कि 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर होगा नहीं। बस यही स्टेटमेंट को हम कॉन्ट्राडिक्ट करके दिखाएंगे कि P और Q का हम फैक्टर 5 दिखा देंगे कि 5 होगा दोनों का, वहीं कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगी। तो वो कैसे दिखाएंगे, मुझे हटाना पड़ेगा रूट को, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, सो इट विल बिकम 5 इक्वल टू P² / Q²। तो P² क्या आ गया 5Q²। अब 5Q² को क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, तो 5P² को क्या करेगा, अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड करेगा। तो एज 5 डिवाइड्स P², अगर 5 एक प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को भी डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी क्या कर देगा बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो अगर 5P को डिवाइड कर रहा है दैट इज 5P का फैक्टर है, तो P5 का क्या होगा, P5 का मल्टीपल होगा। तो अगर P5 का मल्टीपल है तो 5M की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, जहाँ पे हम M कोई एक क्या हो जाएगा आपका इंटीजर ले सकते हैं, और ये वैल्यू उठाकर हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो 5M² इक्वल्स टू 5Q²। तो इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 5M² इक्वल्स टू Q²। अब इस बार यहाँ पे 5M² को मल्टीप्लाई कर रहा है तो Q² को डिवाइड करेगा। तो एज 5 डिवाइड्स Q², 5 डिवाइड्स Q ऑल्सो। सो यहाँ से हम अब देखो 5 P को भी डिवाइड कर रहा है, 5 Q को भी कर रहा है, देयरफॉर 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ P and Q, which contradict that
P and Q are co-prime. सो जो हमारी assumption है वो रॉन्ग हो गई है. सो √5 क्या होगा आपका? इररेशनल. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Find the coordinates of the points of trisection of the line segment joining the points a -1, 4 and b -3, -2. अब देखो ये भी आसान क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, एनसीईआरटी बेस्ड है. तो हमें क्या कह रहा है वो क्वेश्चन में कि आपको ये लाइन सेगमेंट है ए और बी, ए भी एक लाइन सेगमेंट है, हमें उस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं. वो पॉइंट्स इस लाइन को ट्राइसेक्ट करने हैं. ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है? 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना. तो अगर मुझे इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, दैट मीन मुझे यहाँ पे इन बिटवीन 2 पॉइंट्स प्लेस करने होंगे. लेट्स से मैंने पी और क्यू रख लिया, और क्योंकि ये ट्राइसेक्ट हो रहे हैं तीनों इक्वल पार्ट्स में, तो तीनों के पास लेट्स से कैलकुलेशन को मिनिमम रखने के लिए हम 1:1:1 मान लेते हैं. ए पी के पास भी 1 पार्ट, पी क्यू के पास भी 1 पार्ट, क्यू बी के पास भी 1 पार्ट. अगर हम बात करें सेक्शन फॉर्मूला की, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? m1x2 प्लस m2 x1 ओवर m1 प्लस m2, या m1 m2 की जगह m और n भी ले सकते हैं. m1 y2 प्लस m2 y1 ओवर m1 प्लस m2. तो फर्स्ट हम पहले फाइंड आउट करते हैं कोऑर्डिनेट p को. तो p के लिए m1 हमारा होगा a से लेके p तक कितने पार्ट्स कवर हो रहे हैं? 1. और m2 कितने होंगे? 2 पार्ट्स. तो जो हमारा p कोऑर्डिनेट है वो कैसे मिलेगा? अगर हम फॉर्मूला लगाएं m1 x2, तो 1 इंटू -3 इज -3, m2 2 इंटू x1, तो 2 इंटू -1 इज -2 ओवर m1 प्लस m2 इज 3, कॉमा m1 y2, 1 इंटू -2 इज -2, 2 इंटू 4 दैट इज 8/3. तो आपका जो p कोऑर्डिनेट है वो आ जाएगा -5/3, 2. गॉट इट? नाउ अगर हम बात करें फॉर कोऑर्डिनेट q, अब q के लिए m1 को हम क्या लेंगे? a से लेके q तक कितने पार्ट्स हैं? जो कि 2 आ रहे हैं. और m2 को हम ले लेंगे q से लेके b तक जितने पार्ट्स हैं, दैट इज 1. तो अब q कोऑर्डिनेट को ढूंढ लेते हैं. m1 x2 दैट इज 2 इंटू -3 इज -6, m2 x1 दैट इज -1 1 इंटू -1 इज -1/3, कॉमा m1 y2, 2 इंटू -2 इज -4 एंड +4/3. तो ये आ जाएगा -7/3, 0. So P and Q are the points of trisection. I hope आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. Now let's move on to next question. ट्रिग्नोमेट्री का आ गया. Prove that secant cube theta upon secant square -1 plus cosecant cube theta upon cosecant square -1 इक्वल टू secant theta secant प्लस cosecant. अब देखो देखने में लग रहा होगा कि हाय पता नहीं क्या क्वेश्चन आ गया, कैसे सॉल्व होगा, लेकिन अगर ध्यान से आराम से आप इसको करोगे बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाएगा. देखो कैसे. तो अगर हम पहले LHS को सॉल्व करें, अब सीकेंड क्यूब थीटा क्या होता है? सीकेंड होता है 1/cos, तो ये बन जाएगा 1/cos क्यूब थीटा अपॉन सीकेंड स्क्वायर थीटा -1. बेटा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो सीकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है? होगी tan स्क्वायर थीटा. देखो अगर आपको आइडेंटिटीज आती हैं तो क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा. और कोसीकेंड क्या होता है? 1/sin अपॉन cot स्क्वायर थीटा. अब इसी को ही अगर मैं ये tan को हम sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर लिखेंगे और उसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करवा देंगे. सो इट विल बिकम cos स्क्वायर थीटा बाय sin स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंड क्यूब 1/sin क्यूब इंटू कॉट क्या होता है? cos बाय sin, तो ये बन जाएगा sin बाय cos. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 1/cos थीटा sin स्क्वायर थीटा
प्लस 1 / साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, नाउ यहाँ पे आप चाहो एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या होगा, अब देखो यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, तो आपने रियल नंबर में पढ़ा होता है एलसीएम में हाईएस्ट पावर लिख दी जाती है। यहाँ कॉस थीटा, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और ऊपर न्यूमरेटर में क्या बनेगा, यहाँ पर एक कॉस मिसिंग है, तो इट विल बिकम कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ओके, अब आपको कुछ फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, अब हम सीधा सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड को। सो राइट हैंड साइड पे क्या है, सीकेंट और कोसीकेंट, तो सीकेंट को आई कैन राइट 1 / कॉस, कोसीकेंट को आई कैन राइट 1 / साइन, इंटू सीकेंट को 1 / कॉस, कोसीकेंट को 1 / साइन। तो बाहर बन जाएगा 1 / साइन थीटा कॉस थीटा, और अंदर आप जब एलसीएम लेंगे तो इट विल बिकम साइन थीटा कॉस थीटा, और बन जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो, सो क्या बनेगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर। लो जी, हो गया आपका प्रूफ। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। बस यहाँ पे थोड़ा सा आइडेंटिटीज आनी चाहिए थी एंड सिंप्लीफिकेशन। ओके, नाउ अब इसके चॉइस को देखते हैं। इफ सीकेंट अल्फा अपॉन कॉस बीटा इक्वल टू पी एंड tan अल्फा अपॉन कॉस बीटा इक्वल टू क्यू, प्रूव दैट पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल इंटू सीकेंट स्क्वायर अल्फा इक्वल टू पी स्क्वायर। देखो फिर वही बात है, ये क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, आपको पी और क्यू की वैल्यू उठाकर लेफ्ट साइड में पुट कर देनी है। तो पी स्क्वायर मतलब सीकेंट स्क्वायर अल्फा अपॉन कोसीकेंट स्क्वायर बीटा माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन कोसीकेंट स्क्वायर बीटा इंटू बाहर सीकेंट स्क्वायर अल्फा एज इट इज लिख लेते हैं फिलहाल। अब बस कुछ मत कीजिए, टेक एलसीएम, दैट इज कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। तो सीकेंट स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा क्या होता है, 1 / कोसीकेंट स्क्वायर बीटा इंटू सीकेंट स्क्वायर अल्फा। तो इनको मल्टीप्लाई करवा लीजिए, इट विल बिकम सीकेंट स्क्वायर अल्फा अपॉन कोसीकेंट स्क्वायर बीटा। और अगर आप ध्यान से देखो कि क्या ये जो वैल्यू है, क्या इस पी के स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, तो जो आपका आंसर है वो क्या आ गया, पी स्क्वायर। लो जी, हो गया सॉल्व। देखो इसमें टर्म्स वगैरह दिखने में लग रहा था खतरनाक, लेकिन ये इवन ए ऑप्शन से भी ज़्यादा इजी था। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। प्रूव दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। लो जी, ये तो फ्री के नंबर दे दिए यहाँ पे सीबीएसई ने, ये तो आपको सीधा थ्योरम का ही प्रूफ डाल दिया जी 3 नंबर में। तो क्या है इसमें, हमें पता है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट्स बना सकते हैं। लेट्स से मैंने 2 टेंजेंट बना लिए ए पी और ए क्यू, और मुझे प्रूफ करना है कि ये इक्वल है। तो थोड़ा सा लेकिन वर्किंग तो दिखानी पड़ेगी ना, 3 नंबर इतने भी आसानी से नहीं देने वाले। तो गिवन में लिख लो ए पी एंड ए क्यू आर टेंजेंट्स, और हमें क्या प्रूफ करना है कि ए पी किसके इक्वल है, ए क्यू के। लेट्स से सर्कल है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, एक कंस्ट्रक्शन ओ पी ओ क्यू और ओ ए को, तीनों को हम क्या करवा देते हैं, ज्वाइन। अब देखो जी प्रूफ कैसे होगा ये, वन ट्राइंगल्स को सिमिलर कर दो, कॉन्ग्रेंट कर दो, सॉरी कॉन्ग्रेंट होकर सी पी सी टी से हो जाना है। सो इन ट्राइंगल पी ओ ए एंड ट्राइंगल क्यू ओ ए, तो एक तो पी ओ इक्वल टू क्यू ओ, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल,
दूसरा ओ ए कॉमन आ रहा है, और तीसरा ये जो दोनों एंगल्स होंगे ये आपके 90 डिग्री के होंगे। तो कौन सा क्राइटेरिया लग गया? RHS। सो आपका PA या AP किसके इक्वल हो गया? AQ के बाय CPC। एंड वी आर डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, two tangents TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T. Prove that triangle PTQ is 2 times the OPQ। लो जी, ये भी आपका सीधा NCERT से आ गया क्वेश्चन। ये आपकी एग्जाम्पल 2 NCERT में क्या कह रहा है, एक T पॉइंट है एक्सटर्नल पॉइंट, वहाँ से हमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं TP और TQ, और इस सर्कल का सेंटर है O, और हमें प्रूफ करना है एंगल पी टी क्यू मीन्स एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स। हमने ये MCQ में भी रिजल्ट यूज़ किया था, ये जो एंगल पी टी क्यू है वो एंगल ओ पी क्यू के डबल के इक्वल होगा। तो पी क्यू और ओ पी को ज्वाइन करवाना पड़ेगा। तो लेट्स से मुझे क्या प्रूफ करना है, ये जो एंगल 1 है दिस इज द ट्वाइस ऑफ एंगल 2। तो देखो जी कैसे करेंगे। अब देखो 1 और 2 में कोई डायरेक्ट रिलेशन तो है नहीं, लेकिन मुझे इस एंगल 2 का इस एंगल 3 के साथ ज़रूर रिलेशन है। OP इज़ द रेडियस एंड TP इज़ द टेंजेंट। तो एंगल 2 जो है और एंगल 3 का सम क्या होगा? 90। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं फिलहाल। तो इसको मैं एंगल 4 ले लेता हूँ। सो TP जो है वो TQ के इक्वल है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट। तो आपका जो एंगल 3 है वो किसके इक्वल होगा? एंगल 4 के। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, और जो इन तीनों का सम होगा 1 + 3 + 4 जो कि होगा आपका 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब देखो, अब मुझे एंगल 4 की ज़रूरत तो है नहीं बिकॉज 2 और 3 में रिलेशन है, तो मैं क्या चाहूँगा 1 और 3 में रिलेशन रहे, 4 की ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि 3 और 4 इक्वल हैं तो आई कैन राइट एंगल 3 + एंगल 4 को ट्वाइस ऑफ एंगल 3। ओके, और अब मैं क्या करूँगा फ्रॉम इक्वेशन 1, ऐसा करते हैं इक्वेशन 1 से एंगल 3 की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो एंगल 3 कितना आएगा? 90 माइनस एंगल 2, और यहाँ उठाकर इसको हम पुट कर देते हैं। सो एंगल 1 प्लस इसका डबल करना है, तो 90 का डबल 180 माइनस 2 एंगल 2 इक्वल टू 180। 180 डिग्री कैंसिल, तो एंगल 1 जीरो किसके इक्वल आ गया? 2 टाइम्स एंगल 2। दिस इज हाउ योर एंगल PTQ is twice of angle OPQ. Now next question, question 30, area 82 circles का है। Find the area of sector of circle of radius 42 centimeter and central angle 30 degree. Also find the area of the corresponding major sector. आपको सेक्टर का एरिया ढूंढना है, रेडियस आपको 42 दिया हुआ है और सेंट्रल एंगल 30 डिग्री दी है। तो बेसिकली 30 डिग्री एंगल के अकॉर्डिंग कौन सी सेक्टर होगी हमारी? माइनर। तो हम लगा देते हैं जी एरिया ऑफ सेक्टर, जो कि क्या होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1/12 इंटू 22/7 242 इंटू 42। सो 7 6 211। तो आपका जो 42 इंटू 11 है वो आ गया जी आपका 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन आपको मेजर सेक्टर का भी एरिया ढूंढना है।
अब आपके पास दो वेज हैं इसको करने के, या तो आप सर्कल के एरिया में से इस माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर लो, या फिर से फॉर्मूला यही लगा लेंगे θ/360 इंटू 2πr, लेकिन थीटा जो है हम 270 डिग्री ले लेंगे, क्योंकि अगर माइनर सेक्टर का एरिया 330 ले लेंगे, क्योंकि अगर माइनर सेक्टर 30 डिग्री एंगल कंटेन कर रहा है तो बचा हुआ मेजर ही करेगा 330। तो सॉल्व करने पे ये 11 पे, ये 12 पे, 6 2 ज़ा किस, सो 11 इंटू 22 इंटू 21, ये आ जाएगा आपका 5082 सेंटीमीटर स्क्वायर। लो जी, हो गया आपके 3 नंबर पक्के। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 31 बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। सो क्वेश्चन है, 2 dice are thrown at the same time, determine the probability that sum of the numbers on the 2 dice is 5 and the difference of the numbers on the 2 dice is 3। अब देखो, सबसे पहले तो ये समझना है कि जब 2 डाइस फेंकी जाती हैं तो टोटल आउटकम्स कितनी होती हैं। तो देखो, टोटल आउटकम ढूंढने के लिए डाइस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं 6n। तो अगर आपने एक डाइस फेंकी है तो 6 की पावर n 6 हो जाएगा, 2 डाइस फेंकी है 6 2 36, और अगर 3 फेंक दे तो 260। तो यहाँ पे कितनी होंगी टोटल आउटकम्स, 36। नाउ फर्स्ट पार्ट, अब हमें पता है जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है वो क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें, अब वो हमसे पूछ रहा है कि हमें सम जो है नंबर्स पे, दोनों डाइस पे 5 चाहिए। अब देखो, अब आपके पास एक तरीका है कि आप तो सारे आउटकम्स बना के बैठ जाओ और फिर लिखने बैठ जाओ, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा कि आप रो बाय रो चेक करो। जैसे पहले हम फर्स्ट वाली रो को एवेल्युएट करते हैं, तो 1 वाली रो में सम कहाँ बनेगा, एक तो 1,4 पे बनेगा। 2 वाली रो में कहाँ बनेगा, 2,3 पर बनेगा। 3 वाली रो में 3,2 पर। 4 वाली में 4,1 पर। 5 में बन नहीं पाएगा बिकॉज 5 के लिए 5,0 चाहिए, वो आ नहीं सकता, और 6 वाले में वैसे ही नहीं होगा। तो हमारी फेवरेबल आउटकम्स कितनी होगी, 4। तो जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ सम जो है 5 चाहिए, तो क्या होगा 4/36, 1/9। फॉर्मूला इसीलिए ऊपर मेंशन कर दिया कि आपको पार्ट में अब लिखने की ज़रूरत नहीं है। नाउ सेकंड पार्ट पे चले, अगर हम, या इसको मैं रेज कर देता हूँ, द डिफरेंस ऑफ नंबर ऑन द 2 डाइस इज 3। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि डिफरेंस जो है वो डाइस पर 3 चाहिए। तो क्या 1 वाली रो में आएगा कोई? अब कोई कह सकता है कि सर 1,3 जो है इसमें तो डिफरेंस -2 आ रहा है, 1 में से 3 माइनस करो। लेकिन उसने कौन सा कहा है कि फर्स्ट में से ही सेकंड को माइनस करना है? उसने तो ये कहा कि 3 आए, चाहे फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करो, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करो। ठीक है, तो 1,3 कंसीडर होगा। ठीक है, 2 वाले में बात करें, 2 वाले में भी आ जाएगा 2,4। 3 वाले की बात करें, 3 में तो इवन 2 आएंगे, 3,1, 3, सॉरी डिफरेंस हमें 3 चाहिए, सॉरी मैंने 2 के साथ बता दिया। 1,4, 2,5, 3,6, 4 वाले में 4,1, 5,2 और 6 वाले में 6,3। ठीक है जी, तो सब में बन रहे हैं, तो कितने हो गए टोटल, 6। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6/36 विच इज़ 1/6। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा।
Now next, let's move on to next question. Arush bought two pencils and three chocolates for rupees 11, and Tanish bought one pencil and two chocolates for 7 from the same shop. Represent the situation in form of pair of linear equation. Find the price of one pencil and one chocolate graphically. अब देखो, पहले तो हमें पहले लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म में बताना पड़ेगा. तो लेट कर लेते हैं प्राइस ऑफ वन पेंसिल इक्वल टू रुपीज़ एक्स और लेट प्राइस ऑफ वन चॉकलेट रुपीज़ वाई. ओके, तो अगर उसने दो पेंसिल्स खरीदी हैं तो दो पेंसिल की कॉस्ट 2x होगी, 3 चॉकलेट्स बाय की हैं तो 3y होंगी, और उनका जो टोटल दिया है वो क्या दिया है 11. फिर तनिष ने एक पेंसिल दैट इज़ 1x प्लस 2y इक्वल टू कितना हो गया ये 7. तो हमने रिप्रेजेंट कर दी सिचुएशन ग्राफिकली, सॉरी अलजेब्रिकली, लेकिन हमें जो इसका प्राइस है वो अलजेब्रिकली नहीं, वी हैव टू फाइंड इट ग्राफिकली, हमें ग्राफ के थ्रू बताना है. ओके, सो यहाँ पर एक ग्राफ ले लेते हैं. सो पहले एक ऐसा करते हैं कि पहले हम इनके सॉल्यूशंस ढूंढ लेते हैं, क्योंकि ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए वी नीड सॉल्यूशंस. तो पहले इक्वेशन 1 से अगर हम बात करें, फ्रॉम इक्वेशन 1 2x प्लस 3y इक्वल टू 11. तो जो इसके सॉल्यूशंस हम बनेंगे, और आपने 3 सॉल्यूशंस ढूंढने हैं बेटा कम से कम, बिकॉज 3 से मेक श्योर हो जाता है कि आपका ग्राफ ठीक बन रहा है या नहीं. तो और यहाँ पे आपको वैल्यूज़ भी इस अकॉर्डिंगली ही पिक करनी पड़ेगी कि सो दैट कि जो हमारा आंसर है वो फ्रैक्शंस वगैरह में ना आए, क्योंकि अगर फ्रैक्शन में आएगा तो आपको ग्राफ भी प्लॉट करने में मुश्किल हो जाएगी. ओके, सो अब हम क्या वैल्यूज़ रखें अगर हम देखें इक्वेशन 1 से. तो अगर मैं x को लेट से 1 रखता हूँ, तो अगर मैंने x को 1 रखा तो 11 माइनस 2 9 और ये आ जाएगा 3. एक सोल्यूशन मिल गया. और अगर मैं लेट्स से क्या रखें, हाँ, अगर मैं x को रखता हूँ 4 तो y कितना आ जाएगा 1. और अगर मैं x को 7 रखूँ, 11 माइनस 14 इज माइनस c, तो -1 आ जाएगा. तो हमारे पास सोल्यूशन मिल गया इक्वेशन 1 के 1,3 4,1 माइनस 7 माइनस 1. अब आ जाते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, जो कि है x प्लस 2y इक्वल टू 7. तो मैं y को पुट कर रहा हूँ यहाँ. अगर मैं y को 0 पुट करूँ तो x मुझे 7 मिल जाएगा, y को 1 पुट करूँ तो x 5 मिल जाएगा, और y को 2 पुट करूँ तो 3 मिल जाएगा. ओके, अब आते हैं जी ग्राफ पर. तो सबसे पहले हम प्लॉट करते हैं 1,3 को. तो 1,3 यहाँ होगा, फिर है 4,1 जो कि यहाँ होगा, फिर है 7 माइनस 1 जो कि इधर होगा, और यहाँ से हम एक लाइन पास कर देते हैं. और ये हमारा बन गया ग्राफ 2x प्लस 3y इक्वल टू 11. नाउ फॉर द सेकेंड इक्वेशन, 7,0 यहाँ होगा, 5,1 इधर, और 3,2 ठीक है. थोड़े सा एरर हो सकता है क्योंकि मैं थोड़े ग्राफ तो है नहीं मेरे पास, तो लेकिन जब आप इसको बनाएंगे ये काफ़ी ऐसे नैरो सा बनेगा.
और इस ग्राफ का ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये जो कि बेटा है आपका 1,3। तो फ्रॉम द ग्राफ आई कैन से, यहाँ इक्वेशन लिख लेना, दैट इज x प्लस 2y इक्वल टू 7। तो फ्रॉम द ग्राफ आई कैन से x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 3 है। तो प्राइस ऑफ 1 पेंसिल ₹1 है, एंड प्राइस ऑफ जो चॉकलेट होगा आपका वो ₹3 हो। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A person on a tour has 4,200 for expenses. If he extends his tour for 3 days, he has to cut down his daily expense by 70 rupees. Find the original duration of the tour. अब ये क्वेश्चन बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का है, अच्छी वर्ड प्रॉब्लम है, थोड़ी सी टिपिकल होती है हल्की सी। तो देखो अब मुझे क्या ढूंढना है, कहता है पर्सन के अपना उसने खर्चा फिक्स किया हुआ है 4,200 ही खर्चना है, और अगर वो मान लो उसने अपना प्लान किया होगा कहीं जाना, लेकिन कहता है अगर वो अपने टूर को 3 दिन तक एक्सटेंड करता है तो उसको अपना डेली का खर्चा, क्योंकि देखो एक्सपेंस फिक्स है उसका, वो नहीं कम ज़्यादा कर सकता, तो उसको अपना डेली का खर्चा होगा वो 70 रुपीज़ क्या करना होगा, कम करना होगा। तो उसकी ओरिजिनल ड्यूरेशन क्या रही होगी टूर की जो उसने पहले सोची थी, वो बतानी है हमें। तो लेट ड्यूरेशन ऑफ टूर को हम क्या कर लेते हैं, एक्स। तो डेली एक्सपेंस आप बताइए क्या होगा, कि अगर वो उसका टोटल एक्सपेंस 4,200 है तो डेली का ढूंढने के लिए क्या करेंगे, 4,200 को एक्स से क्या कर देंगे, डिवाइड। अब अगर वो ड्यूरेशन बढ़ा देता है, तो पहले अगर ड्यूरेशन एक्स थी, अब न्यू ड्यूरेशन क्या होगी, 3 दिन इंक्रीज कर दिए ना, तो एक्स की जगह उसकी ड्यूरेशन क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 3। तो उसका डेली एक्सपेंस भी चेंज होगा, पहले वाला तो रहने नहीं वाला। तो न्यू डेली एक्सपेंस क्या होगा, उसको 70 रुपीज़, जो हमारा पहले क्या था 4,200 बाई एक्स, उसमें हमें 70 रुपीज़ क्या करने पड़ेंगे, डिक्रीज। लेकिन अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करवाऊँ ड्यूरेशन को, जितने दिनों के लिए वो गया है, और डेली एक्सपेंस से, मिलेगा तो मुझे एक्सपेंस ही ना, टोटल एक्सपेंस वो तो फिक्स ही है, जो कि क्या होगा 4,200 होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ बस अब क्या करना है, हमें इसको सिंप्लीफाई। सो एलसीएम एक्स आ गया 4,200 माइनस 70x इक्वल टू 4,200। सो ये हो गया 4,200x माइनस 70x² प्लस 12600 माइनस 210x इक्वल टू 4,200x। कैंसिल हो गया जी ये, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप। सो ये आ जाएगा आपका x² प्लस 3x माइनस 180। ओके, तो अब आप मर्ज़ी है, या तो स्प्लिटिंग कर लो या आप क्वाड्रेटिक लगा लो, ठीक है। तो अगर आप इसकी स्प्लिटिंग करेंगे तो आई थिंक वो आ रही है 15x माइनस 12x। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज़ आएंगी, एक -15 और एक x आएगा 12। लेकिन ड्यूरेशन नेगेटिव नहीं हो सकती, तो आंसर क्या होगा हमारा 12। तो उसको टोटल कितना टाइम लगेगा, कितने दिन के लिए उसने टूर अपना सिलेक्शन जाना डिसाइड किया होगा, दैट इज़ 12 डेज। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर. If the base of the triangle exceeds the altitude by 10 centimeter, find all the 3 dimension of the triangle. तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर ही बेस्ड है।
तो हमें जो गिवन है कि जो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया है हमें 600 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया होगा और जो हमारा बेस है वो ऑल्टीट्यूड से 10 सेंटीमीटर ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, लेट द ऑल्टीट्यूड बी x। तो जो हमारा बेस होगा वो 10 सेंटीमीटर ज़्यादा है तो इट विल बी x प्लस 10। एंड जो हमारे पास एरिया होता है राइट एंगल ट्राइंगल का दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और उसकी वैल्यू में गिवन है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इट विल बिकम x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 1200 इज इक्वल टू 0। अब आपकी ऑप्शन है, चाहे आइदर यू कैन डू स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो अगर आप इसकी स्प्लिटिंग करेंगे सो इट विल बी 40x माइनस 30x, और सॉल्व करने पे हमें जो वैल्यू मिल जाएगी x की दैट इज -40 एंड 30, और हमें पता है कि जो साइड जो है कांट बी नेगेटिव। सो तो आपकी जो x की वैल्यू होगी दैट इज 30। लेकिन हमारे पास अगर मुझे तीनों साइड्स को फाइंड आउट करना है सो आई नीड टू फाइंड हाइपोटेन्यूज ऑल्सो। सो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। सो हमारा जो ऑल्टीट्यूड होगा वो जाएगा 30 सेंटीमीटर, बेस विल बी 40 सेंटीमीटर। तो यूजिंग पाइथागोरस दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर is equals to altitude square plus base square. So it will be altitude square is 900 plus 1600। तो जो आपके हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी 50 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Prove that if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect other two sides in distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio। बिल्कुल जी, आप जो सोच रहे हैं ये वही है। आपको फ्री में ही फ्री के 5 मार्क्स दे दिए गए हैं यहाँ पे सीबीएसई ने, दैट इज आपको बीपीटी का क्या करना है, प्रूव करना है। सो बेसिकली क्या होता है बीपीटी का प्रूफ, लेट्स सी। कि वो ये कह रहा है कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है और हमने एक लाइन ड्रॉ की है, लेट्स सी जो लाइन है ये ए बी को डी पे इंटरसेक्ट कर रहा है और ए सी को ई पे कर रहा है, और हमें गिवन है कि जो लाइन हमने ड्रॉ की है ये इस लाइन बी सी के पैरेलल है। सो मुझे क्या प्रूफ करना है कि जब ये लाइन हमने ड्रॉ की पैरेलल तो उसने बाकी जो दो साइड है उसको सेम रेशियो में डिवाइड कर दिया। दैट इज आई नीड टू प्रूव ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। सो इसको करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी होगी। एक तो हमें डी सी और बी ई को ज्वाइन करना होगा, और हमें ई से हम क्या करेंगे, ए बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं ई एफ, और एक डी से ड्रॉ कर लेते हैं परपेंडिकुलर डी जी ऑन ए सी। ओके, सो ज्वाइन डी सी बी ई एंड ड्रॉ ई एफ परपेंडिकुलर टू ए बी और डी जी परपेंडिकुलर टू ए सी। ओके, अब यहाँ पे इसको प्रूफ करने के लिए देखो आपको सिर्फ इस रेशो पे फोकस करना है, ये ए डी बाई डी बी वाली रेशो। अगर आपने इसको समझ लिया रेशो कैसे बनेगी, सिमिलरली वैसे ही आपकी ए ई बाई ई सी भी बन जाएगी। सो अगर मुझे ए डी को लाना है इस रेशो में, सो ए डी जो है हमारा ए डी ई ट्राइंगल में आ रहा है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अगर मैं लगाऊं दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाफ इंटू, अगर मैंने बेस लिया है ए डी को तो मुझे हाइट किसे कंसीडर करना पड़ेगा, ई एफ को। सो लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ अगर मुझे डी बी को कंसीडर करना है तो उसके लिए मुझे ट्राइंगल पिक करनी पड़ेगी डी बी ई, दैट इज हाफ इंटू बेस अगर डी बी है तो जो मेरी हाइट होगी वो मुझे क्या लेनी होगी, ई एफ। अब किसी का डाउट आ सकता है कि ये हाइट ई एफ ट्राइंगल के बाहर कैसे बन रही है, तो उसको देखो समझने के लिए
एक अलग मैं ट्राइंगल फॉर्म करके आपको समझा देता हूँ। बेसिकली ये एक जो केस है ये आपका एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का केस बन रहा है। अब देखो डी से अगर मुझे बी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो वो ऐसी आसानी से बन जाएगा, लेकिन आप खुद सोचिए अगर मुझे ई से डी बी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो वो इस ट्राइंगल के अंदर तो फॉर्म हो ही नहीं सकता। लेकिन हमें पता है कि जितनी वर्टिसेस है उतने परपेंडिकुलर उतने ऑल्टीट्यूड्स तो बनेंगे ही बनेंगे। तो ये जो ऑल्टीट्यूड है वो कैसे बनेगा, हमें इस डी बी साइड को आगे एक्सटेंड करना होगा, फिर ये जो है आपका ऑल्टीट्यूड बाहर बनेगा, जो कि इस केस में आपका ये जो ऑल्टीट्यूड है वो ई एफ है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसलिए हमने इस केस में और हाइट किसे लिए, ई एफ को ही लिए। अब इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। अब अगर मुझे ए डी बाई डी बी चाहिए तो मुझे इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई is equals to half into AD into EF upon half into DB into EF। तो हाफ एंड EF will cancel out, so हमारा क्या आ जाएगा AD by DB। ऐसे ही अगर मुझे AE by EC चाहिए तो हम कौन सी ट्राइंगल पिक करेंगे, हम पिक कर लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE और अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। सो दैट इज हाफ इंटू बेस, इस बार हमें ए ई लेना होगा तो ए ई के अकॉर्डिंगली हाइट क्या हो जाएगी डी जी, और हाफ इंटू ई सी इंटू डी जी। तो यहाँ से हाफ और डी जी कैंसल आउट हो जाएगा एंड वी विल गेट ए ई बाई ई सी, जो कि इक्वेशन नंबर 4 है। अब देखो जो मुझे रेशोज चाहिए वो आ तो गई हैं, लेकिन द थिंग इज ये अभी रेशो इक्वल नहीं हुई है, तो लेकिन इसको इक्वल कैसे करें। तो देखो इधर अगर आप इन दोनों के न्यूमिरेटर्स को देखो, इधर ADE है इधर भी ADE है, तो दोनों का न्यूमिरेटर तो सेम है। तो अगर मुझे इन रेशोज को इक्वल करना है तो मुझे इनके डिनोमिनेटर्स को भी क्या करना होगा, दैट इज मुझे ट्राइंगल DBE का एरिया और ट्राइंगल DEC का एरिया भी क्या करना होगा, इक्वल। और बेटा एक्चुअली में ये इक्वल होते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE और एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC ये आपके इक्वल हो जाएंगे। एक्चुअली में एक पहले चैप्टर हुआ करता था बिफोर कोविड, दैट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल। उसकी एक थ्योरम यूज होती है यहाँ पे कि ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। तो अगर ये दोनों अब डिनोमिनेटर्स भी इक्वल हो गए हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 आई कैन से AD by DB इक्वल टू AE by EC। ओके, नाउ अब इसका जो चॉइस गिवन है 34th क्वेश्चन में उसको देखते हैं। अब ये भी जो क्वेश्चन है ये भी आपकी सिमिलैरिटी की सॉल्व्ड एग्जांपल है, ये भी आपके फ्री के 5 मार्क्स ही। As shown in the given figure, a girl of height 90 centimeter is walking away from the base of a lamppost at a speed of 1.2 meter per second. If the lamp is 3.6 meter above the ground, find the length of her shadow after 4 seconds. अब देखो आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक गर्ल है जिसकी हाइट है 90 सेंटीमीटर, जो कि हमारे डायग्राम में गर्ल को रिप्रेजेंट किया जा रहा है CD की लेंथ से। कह रहा वो एक बेस लैंप पोस्ट के बेस से मूव कर रही है एट अ स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड, और आपको लैंप पोस्ट की हाइट दैट इज AB की लेंथ 3.6 मीटर दे दी गई है, और आपको उसकी शेडो की लेंथ बतानी है आफ्टर 4 सेकेंड। अब देखिए अकॉर्डिंग टू डायग्राम जो उसकी गर्ल की शेडो होगी वो DE होगी, तो दैट इज मुझे इस DE को क्या फाइंड आउट करना है, दैट इज इसको मैं X सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यही इसकी शेडो होगी। अब इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम एक चीज देखते हैं कि क्या इसके अंदर मैं कुछ और फाइंड आउट कर सकता हूँ। मैं BD की लेंथ फाइंड आउट कर सकता हूँ, कैसे, क्योंकि हमें पता है कि गर्ल की जो स्पीड है वो 1.2 मीटर पर सेकेंड है और आपको टाइम भी दिया है, तो स्पीड और टाइम की हेल्प से आई कैन फाइंड द डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, दैट इज 1.2 इंटू 4, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 4.8 मीटर्स। तो BD की लेंथ भी दे दी गई है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स।
अब देखो यहाँ पे आपकी ट्राइंगल्स कैसे सिमिलर हो जाएंगी। एक तो देखिए यहाँ पे आपका ये जो एंगल ई है, एक तो ये एंगल ई कॉमन आ रहा है, और ये आपका एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, 90 डिग्री ईच। तो बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी आपकी जो ट्राइंगल ए बी ई होगी वो सिमिलर हो जाएगी सी डी ई के, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। और अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो इक्वल होगी, दैट इज ए बी बाय सी डी इज इक्वल टू बीई बाय डीई। आप लिखना चाहो ए ई बाय सी ई भी लिख लो, बट उसका यहाँ पे कोई यूज नहीं होगा इसको फाइंड आउट करने के लिए। सो ए बी की लेंथ है 3.6 मीटर, बट मैं क्योंकि गर्ल की जो हाइट है वो सेंटीमीटर्स में गिवन है तो मैं इसको सेंटीमीटर्स में ही लिखूंगा। सो इट विल बी 360 सेंटीमीटर। सी डी जो है वो 90 सेंटीमीटर है। बी ई जो है उसको मैं लिख सकता हूँ बी डी प्लस डी ई, दैट इज 480 प्लस एक्स अपॉन, और डी ई की लेंथ क्या है x, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। इट विल बी 4x इज इक्वल टू 480 प्लस एक्स, तो यहाँ से 3x आ गया हमारा 480, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 160। ठीक है, सो आई कैन से द लेंथ ऑफ अर शैडो जो है वो आ गई है उसकी 160 सेंटीमीटर, और वी कैन से 1.6 meters. Got it? Now move on to next question. 35th statistics का क्वेश्चन है। अब इसमें क्या कहा है, An SBI health insurance agent found the following data for distribution of ages of 100 policy holders. The health insurance policies are given to persons of 15 years and onward but less than 60 years. तो आपको किस चीज़ का डेटा दिया हुआ है, एक इंश्योरेंस एजेंट है, उसने अपनी 100 पॉलिसी होल्डर्स का डेटा रखा है, और जो पॉलिसीज दी गई हैं 15 ईयर्स या उससे ज़्यादा वालों को दी है, लेकिन 16 ईयर्स से कम को दी। तो 15 टू 20 ईयर्स के कितने पॉलिसी होल्डर्स है, 2, 20 टू 25 के 4, 25 टू 30 के 18 एंड सो ऑन। फाइंड द मॉडल एज एंड मीडियन एज ऑफ द पॉलिसी होल्डर। मॉडल एज मीन वी हैव टू फाइंड मोड, एंड मीडियन एज वी हैव टू फाइंड मीडियन। अब देखो मीडियन को फाइंड आउट, मोड को फाइंड आउट करने के लिए तो सब कुछ वैसे हमें गिवन ही है, हमें और कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मुझे मीडियन फाइंड आउट करना है तो हमें एक और कॉलम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट की जाएगी, पहला तो सेम ही रहेगा 2, 4 प्लस 2 6, 18 प्लस 6 24, 24 प्लस 21 इज 45, प्लस 33 इज 78, 89, 92, 98 और 100। ओके, तो सबसे पहले फोकस करते हैं मोड पे। तो जो आपकी मॉडल क्लास होगी, अब मॉडल क्लास आपकी कैसे फाइंड आउट की जाती है, मॉडल क्लास वो क्लास इंटरवल है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होगी, जो कि क्या है हमारी 35 टू 40। तो हमारा L जो कि लोअर लिमिट होती है मॉडल क्लास की 35, F1 क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास विच इज 33, F0 क्या होगा, उससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी दैट इज 21 F1 से, F2 होगा F1 से नीचे वाली फ्रीक्वेंसी दैट इज 11, और H क्या होता है, क्लास विड्थ ऑफ मॉडल क्लास दैट इज 5। तो जो मोड का फॉर्मूला होगा, सॉरी, मोड विल बी L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो L है हमारा 35 प्लस F1 माइनस F0, तो 33 माइनस 21 विल बी 12 अपॉन 2F1, F1 का डबल किया 66 माइनस F0 इज 21 माइनस 11 इंटू 5। सो इट विल बिकम 35 प्लस 60 अपॉन 66 माइनस 21 माइनस 11, जो कि क्या आ जाएगा 34। तो अगर मैं 60 को 34 से डिवाइड कर दूं, इट विल बी 1.76, तो 35 प्लस 1.76 विल बी 36.76। तो जो मॉडल एज है वो आई है 36.76 ईयर्स। ओके, नाउ फॉर द मीडियन क्लास हमें क्या करना पड़ता है, मीडियन क्लास के लिए, मीडियन क्लास वो क्लास इंटरवल होता है
जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ध्यान रखना, जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर होगी या इक्वल होगी n/2 के। अब यहाँ पर n क्या होता है? n होता है फ्रीक्वेंसीज का सम। तो अगर मैं n की बात करूँ, हमारे पास n फ्रीक्वेंसीज का सम है, दैट इज 100। तो n/2 क्या हो जाएगा हमारे पास? 50। तो कौन सी वैल्यू है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो 50 या 50 से जस्ट ग्रेटर है? दैट इज 78। और 78 किस इंटरवल में आ रहा है? सेम में ही आ रहा है। तो इसमें हमारी मीडियन क्लास भी क्या होगी? 35 to 40 ही होगी। और इस केस में L क्या होगा? 35, F फ्रीक्वेंसी 33, CF क्या होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अबव द मीडियन क्लास, उससे ऊपर वाली, जो कि क्या है हमारे पास? 78 से ऊपर 45। और H हमारा क्या रहेगा? 5। तो जो मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। So L is 35 plus n/2 is 50 minus CF is 45 upon F is 33 into 5। So ये बन गया 35 plus 25/33। तो 25 को अगर मैं 33 से डिवाइड कराऊँ, so it is around 0.75 and 35 plus 0.75 is 35.75। तो जो हमारी मीडियन एज होगी वो क्या आ रही है? 35.75 ईयर्स। ये भी काफ़ी डायरेक्ट ही क्वेश्चन था, इसमें कुछ ना ट्विस्ट नहीं किया गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव ऑन टू द केस स्टडीज, लास्ट सेक्शन ऑफ द पेपर। तो ये जो केस स्टडी बेस्ड है वो आपकी एपी पे बेस्ड है। ओके, so your elder brother wants to buy a car and plans to take a loan from a bank for his car. He repays his total loan of 1,18,000 by paying every month, starting with the first installment of 1,000 rupees and increases the installment by 100 rupees every month. Based on the given information above, answer the following question. तो बेसिकली आपके एक भाई, बड़े भाई ने कार खरीदी है और उसने लोन लिया बैंक से। टोटल लोन था 1,18,000। उसकी जो पहली इंस्टॉलमेंट थी, लेट्स से अगर एपी की बात करें, हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो 1,000 दे दी गई है। तो उसने अपनी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1,000 दी और अपनी हर इंस्टॉलमेंट को 100 रुपीज़ इंक्रीज कर। तो अगर उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 100 थी तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट होगी वो 1,100 होगी, उससे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 1,200 होगी। तो बेसिकली ये 100 आपको क्या गिवन है? कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट पार्ट में वो आपसे क्या पूछ रहा है? फाइंड द अमाउंट पेड बाय हिम इन द 30th इंस्टॉलमेंट। देखो बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि अगर एक यहाँ पे वर्ड थोड़ी सी स्टेटमेंट को चेंज कर दिया तो आंसर बहुत ज़्यादा बदल जाता है। देखो आपसे वो पूछ रहा है 30th इंस्टॉलमेंट, 30th वाली जो किस्त होगी उसमें उसने कितनी अमाउंट पे होगी। देखो अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ था फाइंड द अमाउंट पेड बाय हिम इन द 30 इंस्टॉलमेंट, तो आपको सभी 30 की 30 इंस्टॉलमेंट में कितनी अमाउंट पे की गई होती वो आपको बताना था। तो इसलिए आपको सिर्फ 30th ही बताना है, पर्टिकुलर 30th वैल्यू ही बतानी है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? A30, दैट इज A प्लस 29D विच इज 1,000 प्लस 2,900, सॉरी 1,000 आएगा यहाँ पर। तो उसने कितने अमाउंट पे की होगी? अमाउंट पेड इज 3,900 rupees. First part done. Now second part. If the total number of installments is 40, what is the amount paid in the last installment? कहता मान लो कि अगर टोटल इंस्टॉलमेंट्स उसकी 40 बनी है तो उसने आखिरी इंस्टॉलमेंट में क्या कितनी अमाउंट पे की होगी। देखो आपसे वो फिर से आखिरी इंस्टॉलमेंट ही पूछ रहा है और आपको मेंशन है कि 40 इंस्टॉलमेंट्स बनी है, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट कौन सी होगी? A40। तो A प्लस 39D, तो A इज़ 1,000 प्लस 3,900, तो कितना आ जाएगा? 4,900। तो उसने लास्ट जो अमाउंट है, आखिरी जो इंस्टॉलमेंट है, उसमें 4,900 रुपीज़ क्या किए होंगे? पे किए होंगे। ओके, नाउ थर्ड पार्ट। What amount does he still have to pay after 30th installment? कि उसने 30th इंस्टॉलमेंट पे कर दी, उसके बाद स्टिल उसको कितने अमाउंट पे करनी है। तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर? देखो
उसने आपसे पूछा कि जब हमने 30 इंस्टॉलमेंट्स पे कर दिए हैं उसके बाद और कितने पैसे करने हैं, तो पहले मुझे ये ढूंढना पड़ेगा कि उसने पहली 30 इंस्टॉलमेंट्स में कितनी अमाउंट पे कर चुके हैं। तो मुझे यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, आई नीड टू फाइंड S30। तो हमें SN का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। SN क्या होगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो S30 30/2 इज 15, 2a a का डबल इज 2000 प्लस 29 इंटू 100 इज 2900। तो ये आ जाएगा आपका 15 इंटू 4900, दैट इज 73,500। तो उसने अपने टोटल 30 इंस्टॉलमेंट्स में 73,500 पे कर दिया। तो उसको और कितना पे करना है, कैसे ढूंढेंगे, अमाउंट स्टिल हैव टू पे। तो कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, हम 1,18,000 में से 73,500 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट, जो कि आएगा ₹44,500। तो उसको स्टिल और कितने पैसे पे करने होंगे, 44,500। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ इसका और पार्ट, फाइंड द रेशियो ऑफ 10th इंस्टॉलमेंट टू द लास्ट इंस्टॉलमेंट। आपको 10th इंस्टॉलमेंट और उसकी जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है उसकी रेशियो बतानी है। अब वैसे देखो लास्ट इंस्टॉलमेंट हमें दी तो हुई नहीं है ना। सेकंड पार्ट में तो उसने कहा था कि अगर है, क्वेश्चन में देखो ऊपर कहीं नहीं दिया, वो तो सिर्फ सेकंड पार्ट के लिए स्पेसिफिक बात की। तो आपको वैसे मेरे ख्याल से सेफर साइड रहने के लिए इसमें सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा कि n एक्चुअली में क्या है। ओके, सो मुझे यहां पर क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, n। और हम n किसकी हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं, SN के फॉर्मूला से, क्योंकि मुझे SN कितना दिया हुआ है, 1 लाख, टोटल जो लोन अमाउंट है वो 1,18,000 है। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 1,18,000। 2 ट्रांसपोज कर देते हैं। सो n इंटू ए है हमारा 1000, सो इट विल बी 2000 प्लस n-1 और d है हमारा 100 एंड इट विल बिकम 2,36,000। सो यहाँ से जो है 100 कॉमन आ जाएगा। 100 कॉमन आने के बाद इट विल बिकम 20n प्लस n स्क्वायर माइनस n is equals to 2360. So n square plus 19n minus 2360 equals to 0. अब यहाँ से आपके पास चॉइस है कि आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज़ कर लीजिए या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लीजिए। तो अगर आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे सो द आंसर विल बी, ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 59n minus 40n minus 2360 equals to 0. सो n की दो वैल्यूज आएंगे, एक -59 और एक n आ जाएगा 40। आपको पता है कि नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स नेगेटिव नहीं हो सकती, तो आपका n आपका 40 ही आ रहा है। ओके, सो हमारी जो 10th इंस्टॉलमेंट है दैट इज A10 और 40th इंस्टॉलमेंट है A40, इसकी रेशो बतानी है। तो A10 है A प्लस 9D और A40 होगा A प्लस 39D। तो A प्लस 9D ये हो गया 900 प्लस 1000 इज 1900 एंड 3900 ये हो जाएगा 4900। सो द आंसर इज 19/49 विच इज 19:49। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है केस स्टडी। Tejas is standing at the top of a building and observes a car at an angle of depression of 30 degree as it approaches the base of building at a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression increases to 60 degree and that moment the car is 25 meter away from the building. Based on the information given, answer the following question. What is the height of building? अब देखो, सबसे पहले तो मुझे एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है, ट्राइंगल के अंदर तो आ नहीं रहे हैं,
तो अगर ये 30 है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा हमारा 30, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये 60 है तो ये वाला एंगल सी बी क्या हो जाएगा 60। तो अगर अब मुझे बेसिकली हाइट ढूंढनी है ए बी, तो मैं उसके लिए कौन सी ट्राइंगल को यूज कर सकता हूँ, ट्राइंगल ए बी सी। ओके, तो मुझे जो है ये 25 मीटर क्या दिया हुआ है डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस दिया, तो मैं यहाँ पे क्या यूज कर लूंगा, tan 60 डिग्री। तो परपेंडिकुलर ए बी, बेस बी सी, तो यहाँ से √3 इक्वल टू ए बी बाय 25। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू क्या आ गई है, 25√3 मीटर। तो जो आपकी बिल्डिंग की हाइट है वो क्या होगी, 25√3। ओके, नाउ फॉर द सेकेंड पार्ट, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजीशंस ऑफ द कार। इन दोनों कार्स के बिटवीन जो डिस्टेंस होगा वो आपका क्या रहा होगा। तो देखिए, अब मुझे बेसिकली पहले कार डी पर थी, अब कार सी पर आ चुकी है, तो आई नीड टू फाइंड डी सी। और डी सी को फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले रेशो लगानी पड़ेगी ए बी डी ट्राइंगल में, जो कि होगा tan 30 डिग्री। परपेंडिकुलर हमारा ए बी है जो कि 25√3 है, और बेस हमारा डी बी। तो tan 30 डिग्री इज 1/√3, 25√3 अपॉन डी बी। तो यहाँ से हमारा डी बी कितना आ गया, 75 मीटर्स। लेकिन ये तो डी बी की वैल्यू आई है, बट मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डी सी की। और डी सी मुझे कैसे मिल जाएगा, डी बी 75 में से हम बी सी की लेंथ 25 को क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट। तो आंसर इज 50 मीटर्स। ओके, नाउ मूव ऑन टू थर्ड पार्ट। What would be the total time taken by a car to reach the foot of the building from the starting point? तो देखो, वो आपसे पूछ रहा है कि पूरी कार को कितना टाइम लगेगा कि अगर वो जो कार है स्टार्टिंग पॉइंट से बिल्डिंग के फुट तक, स्टार्टिंग पॉइंट मींस डी से लेकर बी तक का जो हमें टाइम है वो बताना है। तो देखो, सबसे पहले मुझे एक चीज समझनी है कि क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया था, स्पीड आपकी यूनिफॉर्म। स्पीड यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, अगर आपकी स्पीड यूनिफॉर्म है और डिस्टेंस और टाइम में आपका रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो कहने का ये मतलब है कि जो हमारा रिलेशन डीसी और बीसी का, देखो डीसी और बीसी डिस्टेंस डिनोट कर रहे हैं, तो जो रिलेशन डीसी और बीसी में डिस्टेंस का है वही रिलेशन मैं टाइम में भी यूज कर सकता हूं। ओके, सो देखिए, तो जो मेरा डीसी डिस्टेंस है वो 50 है और बीसी डिस्टेंस है वो 25 है। सो मैं ये कह सकता हूं कि डीसी जो है वो बीसी का ट्वाइस है। इसी में सेम रिलेशन को मैं यूज कर सकता हूं टाइम के लिए भी, बिकॉज मेरी स्पीड है यूनिफॉर्म। ठीक है, तो लेट्स से टाइम टेकन टू कवर डीसी डिस्टेंस जो होगा वो इक्वल होगा टाइम टेकन टू कवर, सॉरी 2 टाइम्स द टाइम टेकन टू कवर बीसी। ओके, सो अब मुझे इनमें से कौन सा टाइम दिया हुआ है, डीसी वाला टाइम दिया हुआ है ये, जो कि 6 सेकेंड्स है। तो जो मेरा टाइम टेकन टू कवर बीसी डिस्टेंस होगा वो 3 सेकेंड्स ही होगा, क्योंकि वो डिस्टेंस भी हाफ है। जो बीसी डिस्टेंस है वो डीसी डिस्टेंस का हाफ है, तो जो टाइम भी लगेगा बीसी को कवर करने के लिए वो डीसी का हाफ होगा, जो कि 3 सेकेंड्स होगा। सो बेसिकली जो मुझे टोटल टाइम लगेगा फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द फुट वो होगा 6 + 3 विच इज 9 सेकेंड्स। बोलो क्लियर है? नाउ फॉर द और पार्ट, what is the distance of observer from the car when it makes an angle of 60 डिग्री। अब देखो यहाँ पे, अब वेयर इज द ऑब्जर्वर, आपका ऑब्जर्वर पॉइंट ए पर है और आपकी जो कार है वो सी पर है, अगर 60 डिग्री एंगल के अकॉर्डिंग देखें तो डिस्टेंस क्या होगा ऑब्जर्वर से कार तक का, दैट इज आई नीड टू फाइंड ए सी, दैट इज हाइपोटेन्यूज ढूंढना है मुझे। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, या तो आप बेस और हाइपोटेन्यूज यूज कर लीजिए कॉस, या आप परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज भी कर सकते हैं बिकॉज हाइट भी गिवन है। सो मैं यहाँ पे कॉस कर रहा हूँ यूज। तो कॉस 60 डिग्री, तो बेस है आपका BC और हाइपोटेन्यूज मुझे फाइंड आउट करना है।
और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो बी सी क्या है हमारे पास 25 और ए सी मुझे फाइंड आउट करना है। तो आपकी जो ए सी की लेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी 50 मीटर। तो जो डिस्टेंस है ऑब्जर्वर का फ्रॉम द कार व्हेन एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 60 डिग्री दैट इज 50 मीटर। आई होप आपको ये केस स्टडी क्लियर होगी। नाउ मूव ऑन टू द लास्ट केस स्टडी that is based on surface area volume. On a Sunday, your parents took you to a fair. You could see a lot of toys displayed and you wanted them to buy a Rubik's Cube and strawberry ice cream for you. तो कह रहा है एक रूबिक्स क्यूब है वहाँ पे एक फेयर में और आपके पास एक आइसक्रीम आपने बाई की है। तो कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ रूबिक्स क्यूब इफ ईच एज मेजर 6 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर जो है आपसे डायगोनल की लेंथ पूछी गई है क्यूब की और आपको जो क्यूब की एज गिवन है दैट इज 6। अब इसके लिए आपको डायगोनल ऑफ अ क्यूब आना चाहिए, जो कि डायगोनल क्या होता है क्यूब का, ये होता है बेटा √3a। तो जो ये वैल्यू है आपकी आ जाएगी 6√3 सेंटीमीटर्स। ओके, नाउ फॉर द सेकंड पार्ट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रूबिक्स क्यूब इफ द लेंथ ऑफ द एज इज 7 सेंटीमीटर। तो कह रहा है आपको अगर एज जो है 6 की जगह 7 दे दी जाए तो इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है हमारे पास, दैट इज ए क्यूब, और ए क्यूब क्या हो जाएगा आपका 343 सेंटीमीटर्स क्यूब। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ सोचने लायक है भी नहीं इनमें। नाउ फॉर द थर्ड पार्ट, व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इफ द बेस रेडियस इज 7। तो आर 7 है, सी एस से पूछ रहा है हेमिस्फीयर का, जो कि होता है 2πr²। तो 2 × 22/7 तो ये आ जाएगा 44 × 7 इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड फॉर द और पार्ट, वो भी इजी है, ये हम कर भी चुके हैं, अगर आपको पता हो हमने एमसीक्यू में भी किया था ऐसा क्वेश्चन। कह रहा है इफ 2 क्यूब्स ऑफ एजिस 4 सेंटीमीटर आर जॉइन एंड टू एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो आपको क्यूब की जो एज है वो 4 सेंटीमीटर दे दी गई है, तो जो क्यूबॉइड बनेगा उसका एरिया ढूंढना है। तो अगर दो क्यूब्स को ज्वाइन करेंगे सो एल विल बी 8 सेंटीमीटर, बी आपका सेम ही रहने वाला है और हाइट भी आपकी सेम ही रहेगी। तो जो आपका सरफेस एरिया होगा क्यूबॉइड का वो हो जाएगा 2 × LB + BH + HL। सो 2 × L × B 8 4 = 32, B × H 4 4 = 16, H × L is 32। तो 32 + 32 64 + 16 18 × 2 क्या हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो बेटा ये था आपका पूरा बोर्ड पेपर 32 सेट 1 पेपर। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, आपको डिफ़िकल्टी लेवल का भी आइडिया होगा किस डिफ़िकल्टी लेवल तक है। आई होप आपको आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा इस क्वेश्चन में पूरे पेपर में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।